हाँ तो मेरे लॉलीपॉप बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी फाइनल एग्जाम 2025 की भी तैयारी भी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो मैं डियर आज आप लोगों को क्लास 9 का, जी हाँ कक्षा 9वीं का हिंदी का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 40 मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके फाइनल परीक्षा होने वाले 2025 के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि मेरे डियर स्टूडेंट्स आप भी जैक बोर्ड से हो और क्लास 9वीं में कक्षा 9वीं में पढ़ते हो तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने सभी साथियों को, जितने भी आपके मित्र सहपाठी होंगे जो 2025 की तैयारी करेंगे, सभी को इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पे आपका जब एग्जाम आएगा मेरे बच्चे, एग्जाम में प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आपका सामान्य निर्देश दिया जाएगा और सामान्य निर्देश को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है। तो इसमें टोटल हम आप लोगों को 40 क्वेश्चन करवाएंगे। अब 40 प्रश्न को आपको करना अनिवार्य है और सभी प्रश्न के आपके एक एक नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और इसके 4 विकल्प दिए जाएंगे, यानी ऑप्शन वाला प्रश्न रहेगा, 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें एक को आपको टिक करना है OMR सीट पर। आइए यहां पे देखते हैं हिंदी का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए हिंदी में मेरे बच्चे आपको सबसे पहले एक गद्यांश दे देगा। ठीक है, और गद्यांश को मतलब एक कहानी रूप में दे देगा और कहानी को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल पूछा जाएगा उसका आपको जवाब देना है। तो देखिए यहां पे हम आप लोगों को कहानी सुनाते हैं, ये गद्यांश को पढ़ते हैं और आप ध्यान से सुनना। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। इसमें कुछ धर्म से जुड़े होते हैं तो कोई नव वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नव वर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती है, किसान का मन भी प्रफुल्लित हो जाता है। इसी प्रकार महापुरुषों की याद भी मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन के देशभक्ति और गौरव की भावना को सराबोर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे देश में, हमारे भारत देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, कुछ नए वर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, सभी त्योहारों का एक ही लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? तो हम सभी त्योहार को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं, उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोगों में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो जितने भी त्यौहार हैं हमारे भारत में मनाए जाते हैं, सबका एक ही लक्ष्य होता है कि जितने भी त्यौहार हैं उन्हें हमें सभी धर्मों को मिलजुल कर मनाना चाहिए, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, जिससे हमारे आपस में अच्छी संबंध हो, है ना, अच्छा रिलेशन बना रहे हमारा, है ना, और जिसमें क्या हो, एकजुटता की भावना जागृत हो सके। अब देखिए इस गद्यांश से क्या क्या सवाल पूछा गया है। गद्यांश के अनुसार किसके आगमन के समय खेत लहलहाने लगते हैं? नौ वर्ष के आगमन के समय, नौ वर्ष के बीतने के समय, पूरे वर्ष भर, या फिर फसलों की कटाई के समय? तो इसका जो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा 9 वर्ष के आगमन के समय। जब नए वर्ष के आगमन का समय क्या होता है, खेतों में जो फसल होते हैं वो लहलहाने लगते हैं। आगे देखिए क्या है दूसरा नंबर सवाल, गद्यांश के अनुसार हम सभी त्योहार को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं? कटुता के साथ? नहीं भैया, हर्षोल्लास के साथ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या है, पकवान के साथ, नाचने गाने के साथ। तो हर्षोल्लास के साथ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या है? अगर आप इस गद्यांश का सही शीर्षक देना चाहेंगे तो क्या देंगे? देश और त्योहार, त्योहारों का देश, हमारे त्योहार, त्योहारों का महत्व। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा त्योहारों का महत्व, है ना। हम लोग इसमें इस गद्यांश में क्या पढ़े थे, सभी त्योहारों का एक ही लक्ष्य है, क्या कि हम सभी मिलजुल करके त्योहार को मनाएं, है ना। तो यह त्योहारों का महत्व को बताता है। आगे देखते हैं, प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रफुल्लित का मतलब होता है बच्चे खुशी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। देखिए इसके बाद आपको पद्यांश दिया हुआ है जो कि आपका एक कविता है और इस कविता से आप लोगों को जवाब देना है। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, है ना। पक्षी और बादल क्या है? भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, है ना। जो भी है कहानी इसका, यानी कि पेड़ जो है वो उनकी जो लाई चिट्ठियां होती है उन्हें वो पहचान पाते हैं, हम लोग नहीं पहचान पाते। हम केवल यह आंकते हैं कि किस देश की धरती हमारे देश को सुगंध भेजती है।
अब देखिए इससे सवाल पूछा गया है कि पक्षी और बादल किस रूप में बतलाया गया है, डाकिये के रूप में, धरती के रूप में। भैया पहला ही आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये बताएं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। एक देश से दूसरे महादेश कौन जाते हैं? तो फूल और पत्ते नहीं सर, पेड़ पौधे, अरे नहीं ये भी नहीं सर, पहाड़ और पानी नहीं सर, पक्षी और बादल। जी हाँ, पक्षी और बादल जो है ये भगवान के डाकिये हैं और ये एक देश से दूसरे देश जाते हैं। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? देखिए सुगंध और उपसर्ग का मतलब होता है मेरे बच्चे उपसर्ग का मतलब होता है शब्द के जो पहले लगता है। तो यहाँ क्या लगा हुआ है? सुगंध, है ना, क्या लगा हुआ है? सुगंध। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में क्या अक्षर आ रहा है? सु, है ना, सु। तो कौन सा सु हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पे अगर देखें हम तो ये वाला सु हो जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना, फर्स्ट में आपका। आगे बढ़ते हम लोग, पद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो इस पद्यांश जो है आपका कविता, इसका शीर्षक लिखना चाहे तो क्या लिखना चाहोगे आप? प्रकृति के संवाहक, पानी और पहाड़, देश और महादेश, तो पेड़ पौधे। तो क्या है ये? प्रकृति के संवाहक है, मतलब कि प्रकृति के, यहाँ बोला गया भगवान के डाकिये, इसका मतलब क्या? प्रकृति के संवाहक है, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह वाहक का यहाँ पे काम किया जा रहा है, प्रकृति का, नेचुरल का। आगे बढ़ते हम लोग, संख्या, यहाँ व्याकरण से, है ना। अब यहाँ से आप लोगों का व्याकरण से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। देखिए जिस पैटर्न पे आप लोगों को एग्जाम है बच्चों, इस जो मॉडल पेपर है, जो आपके क्वेश्चन यहाँ पे हमने सेट किया है, वो आपके इसी पैटर्न पे आप लोग को एग्जाम में इस बार प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं बता देता हूँ कि ये हिंदी का, मैं अभी ही बता देता हूं, ये हिंदी का पहला वीडियो मेरे बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से आपकी तैयारी के लिए बहुत सारे, लगभग 7 से 8 सेट से 10 सेट हम इसी चैनल पे, इसी मिशन 2 के तरफ से आपको करवाया जाएगा। पिछले बार मेरे बच्चे, पिछले बार 2024 में क्या हुआ था ना, कि 2024 में जो आपके अभी क्लास 10th में की तैयारी करें, जो क्लास 10th में चले गए, उन लोगों के लिए हमने 7 सेट का मॉडल पेपर करवाया था, सभी सब्जेक्ट का। और मैं इस बार चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए जो आप 2025 में जो बच्चे एग्जाम देंगे क्लास 9th का, उन लोगों के लिए क्लास ये 8 से 10 मॉडल पेपर हम मॉडल पेपर अपने तरफ से आप लोगों को करवाएंगे। और इससे प्रश्न आपका एक भी बाहर नहीं रहने वाला है। इसीलिए आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे और जैसे ही वीडियो आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, इंग्लिश या फिर साइंस, सोशल साइंस, जितना भी आता है आप लोग देखेंगे। मेरे बच्चे, आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करना होगा, प्रैक्टिस करना ही होगा, है ना। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छा नंबर नहीं आएगा। देखिए क्या है सवाल, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। लाल टोपी ये तो गुणवाचक है ना। गोल चश्मा ये भी गुणवाचक है। अच्छा आदमी ये भी आपका गुण है। 2 बैल, देखिए यहाँ पे क्या है, संख्यावाचक, संख्या यहाँ देखना है। 2 बैल, 3 बैल, 10 बैल, 12 आदमी, 13 आदमी, ये सब किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका संख्यावाचक में। विज्ञान शब्द की इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बन जाएगा? तो वैज्ञानिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वैज्ञानिक बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इनमें से सरल वाक्य को उदाहरण दे। तो जोर जोर से वर्षा हो रही है और बिजली चमक रही, और लग गया, ये आपका सरल नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी, तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे, ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। लेकिन जोर जोर से वर्षा हो रही है, ये क्या है? सरल वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है, कि वाक्य जो है रचना के आधार पर 3 भाग में बांटा गया, 3 रूप होता है। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य। तो ये भी याद रखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो बोलना 3 भेद होता है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं मेरे बच्चे, कि इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो शिक्षक ने कहा है, उसने खाना खा रही थी, ये गलत कह रहा है सबसे पहली बात। उसके बाद मोहन ने बाजार गया था, ये भी नहीं है सही। सीता ने भजन गा रहे थे ना, यहाँ पे भी सही नहीं है। शिक्षक ने कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, है ना। कर्ता पे जोर पड़ रहा है। निम्नलिखित में से साकार का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द पहचाना है, तो साकार का क्या हो जाएगा? तो साकार का हो जाएगा निराकार, है ना। साकार का निराकार। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे? तो इसका मतलब हुआ कड़ा प्रतिरोध करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन है? तो आंसू, प्राण, दर्शन, आकाश। तो एक वचन अगर इसमें हम देखें तो ये आकाश जो है आपका एक वचन में आ जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? औपचारिक पत्र में, औपचारिक मतलब कि ऑफिशियल में हम लोग क्या चीज को नहीं देते हैं? तो ऑफिशियल में अगर हम देखें तो अभिवादन नहीं करते वहाँ पर, है ना। प्रणाम, ऐसा गुड मॉर्निंग, है ना, सादर परिणाम, ऐसा नहीं करते हम लोग वहाँ पे, है ना, औपचारिक में।
डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग सेवा में श्रीमान, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, जो भी लिखना होता है वहाँ पे हम लोग प्रणाम और नाम नहीं लिखते हैं, अभिवादन नहीं करते हैं वहाँ पे, है ना। प्रणाम, सलाम, जय, ये सब सारा चीज़ हम लोग नहीं करते हैं। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? निबंध लेखन के अंतिम चरण को हम लोग कहते हैं उपसंहार, है ना, उपसंहार। उसके बाद देखेंगे हम लोग संवाद में कौन सा अंश आवश्यक है? तो केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित पद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो सवाल रहेगा उसका जवाब देना है। क्या बोला गया है? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव सी, रखवाली सी कोकिल बोलो तो क्या हुआ बाउली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं दिखी, कोकिल बोलो तो। अब देखिए ये कविता है आप लोग का, है ना। क्या था इसका कविता का नाम जी? कोकिला करके था, है ना। क्या था इसमें? ये कैदी और कोकिला, है ना। तो उससे है। अब देखिए इसमें क्या पूछा गया है, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है? तो कवि ने इसको बावली क्यों बोला गया है? तो इसको इसलिए बोला गया है कि रात में कूकने के कारण, रात में कूकने के कारण कवि जो है कोयल को बावली कहा है। कवि को कोयल की आवाज सुनकर कैसी अनुभूति हो रही है? उल्लास की अनुभूति, प्रसन्नता की अनुभूति, दुख की वेदना की अनुभूति या क्रोध की अनुभूति? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा दुख की वेदना की अनुभूति। कवि को कोयल की आवाज सुनकर कैसी अनुभूति हो रही है? तो दुख की वेदना की अनुभूति। अगला सवाल देखेंगे, कवि ने अंग्रेजों सरकार की भयानक क्रूर नीतियों को क्या कहा है? क्रांति की ज्वाला, मृदुल वैभव की रखवाली, दावानल की ज्वालाएं या फिर रात का अंधेरा? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा तीसरा नंबर का आपका क्या हो जाएगा? दावानल की ज्वालाएं, है ना, दावानल की ज्वालाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मृदुल वैभव की रखवाली सी पंक्ति में अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो अगर देखें यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा, उपमा अलंकार है बच्चों इसमें। मृदुल वैभव की रखवाली से उपमा अलंकार है। कोयल किस समय चीखी? तो किस समय चीखी? आधी रात के समय, शाम के समय, सुबह के समय, दोपहर के समय? तो कोयल कब चीखी थी बच्चे? तो कोयल जो है आधी रात के समय चीखी थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संख्या एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए उनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो संख्या और संबंध में अगर इसमें हम देखें तो पाखा पखी पशु पक्षी, अनंत अनंत, निरपक्ष निष्पक्ष, तिहु दोनों। तो इसमें जो है जन आपका तत्सम सब ये आपका क्या है? गलत है ना। पाखा पखी पशु पक्षी ये गलत है। वाक पाठ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? तो भाव सागर पार करने के लिए कावित्री प्रभु भक्ति की आवश्यक नहीं मानती, भोग और त्याग के बीच मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, कावित्री उतराई के रूप में रुपये देना चाहती है, कावित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो इसका जो राइट उत्तर रहेगा 24 का बी नंबर, भोग और त्याग के बीच मध्यम वर्ग अपनाना चाहिए। कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के व्रत द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? तो किसके ओर संकेत किया गया है? श्री कृष्ण की ओर, मोहन करमचंद्र दास गांधी की ओर, कैदी की ओर, कोयल की ओर? तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा? मोहन दास करमचंद्र गांधी की ओर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। मेघ आए कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? तो युवक का, युवती का, पाहुन का, नदी का? तो युवती का, है ना। किसका हो जाएगा? युवती का इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब यहाँ पे अगर देखें हम तो गद्यांश दिया हुआ और ये आपका क्या है? बुक से दिया गया है ना। अब इससे क्या है? 3 सवाल पूछा गया, नहीं 4 सवाल, 27, 28, 29, 30, है ना। अभी देखिए इसका जवाब कैसे देना है आपको। गधे को भी सभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने भी डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख के चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनि के जितने गुण हैं वे सभी उसमें प्राकृष्टा को पहुंचाए गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर नहीं देखा है। गधा कैसा प्राणी है? तो गधा कैसा प्राणी है बच्चे? तो गधा जो है सहनशील प्राणी है ना। जैसे क्यों सहनशील बोला गया है? क्योंकि इसलिए बोला गया कि उसे सूखा भूसा दे दो, चाहे कुछ भी दे दो, वो खा लेगा। चलिए गधे में ऋषि मुनियों को कौन सा गुण पाया जाता है? सुख दुख के समान भाव से रहने का, योग साधना का, परोपकार का, विद्वता का।
ठीक है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का सुख दुख के समान भाव रहने का, है ना, सुख दुख में समान भाव रहने का। गधे को आदमी क्या समझता है? होशियार, बेवकूफ, लाचार। बेवकूफ समझता है ना, बोलते ना क्या गधा हो जी, है ना, मतलब कि बेवकूफ हो। गद्यांश के अनुसार विषाद का क्या अर्थ है? विषाद का अर्थ होता है बच्चे, क्या होता है? दुख। विषाद का मतलब दुख। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए 10 सवाल और बचे हैं, फटाफट हम लोग कर लेते हैं, और ये आपके बुक से प्रश्न है तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है इसमें। लहासा की ओर पाठ में लेखक के सहयात्री का क्या नाम था? सुमति, सुमनम से जागीरदार, समाधिगिरी। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा 31 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ये आपका सुमति। लहासा की ओर पाठ में जो लेखक के सहपाठी का जो नाम था वो सुमति नाम था। सांवले सपनों की याद में पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पंजाब में, हरियाणा में, केरल में, झारखंड में। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका केरल में, यानी कि जो साइलेंट वैली जो स्थित है ये आपका केरल में स्थित है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखाया था? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, गीता। तो पंचतंत्र जो है ना सबसे पहला सिखाया था। मेरे बचपन के दिन में महादेवी वर्मा जो उनकी माता जी ने उसे सबसे पहले जो ग्रंथ सिखाया था वो पंचतंत्र सिखाए थे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? दो बैलों की कथा, प्रेमचंद्र के फटे जूते, सांवले सपनों की याद, मेरे बचपन के दिन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का प्रेमचंद्र के फटे जूते, है ना। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहता है, क्या रहता है? टोपी से कीमती रहता है। मेरे गांव की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने को आग्रह किया है? मतलब कि कैसा पति ढूंढने का आग्रह किया है ना। मेरे संग की औरतें जो चैप्टर है इसमें लेखिका की नानी जो है वो अपने पति के मित्र प्यारे लाल से, है ना, उनके जो पति है उनके मित्र जो है प्यारे लाल, उससे अपनी पुत्री के लिए, है ना, यानी लेखिका के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किया है? वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही, शिक्षक। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका आज़ादी का सिपाही। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मृगुला दर्द, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो रीढ़ की हड्डी जो चैप्टर है इसका जो रचनाकार है, जो लेखक है, ये भैया कौन है? तो ये आपका जगदीश चंद्र माथुर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग्य कन्या का क्या नाम था? तो उमा, प्रेमा, रमा, रीमा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका उमा, है ना। रीढ़ की हड्डी में एकांकी में विवाह योग्य का जो कन्या का नाम था उमा नाम था। चलिए 2 सवाल और बचे मेरे बच्चे, ठीक है। तो अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे। वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नीचे क्लास 9 2025, इतना आप लोग जरूर लिखना, है ना। और अब हम लोग 2 सवाल को और कर लेते हैं मेरे बच्चे। सांवले सपनों की याद में पाठ के ने किस प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक के चित्र प्रस्तुत किया है? साबिर अली का, सलीम अली का, मोहम्मद अली का, सुभान अली का। सलीम अली का किया गया है ना, पक्षी वैज्ञानिक। सलीम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो तमन्ना, तहमीना, तबस्सुम, तस्लीमा। तो सलीम अली की जो पत्नी का नाम था ना वो तहमीना नाम था। क्या नाम था बच्चा? तो आपका तहमीना नाम था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अब मेरे बच्चे आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे और ये आप लोग का हम आप लोगों को 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन करवाए जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आपके ये पहला मॉडल पेपर है ये आपका, ठीक है। इसी तरीके से और भी आप लोग का 8 से 10 मॉडल पेपर करवा देंगे। तो सेट 2 पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नीचे कमेंट भी कर देंगे प्यारा सा। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चे। और हमसे जुड़ना चाहते हैं आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप चैनल लिंक, ये सबसे आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।